नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश ठाक आपका अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सभी का अध्ययन हम करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो ध्यान रखना इसमें एक तो भारत की संसद यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडुचेरी या पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के साथ चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्र जैसे दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? निम्न में से ऐसा कौन है जिसे किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से अपने को बताना है किसको मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो ध्यान, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों की जो विधान परिषद है इसके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा कथन गलत है? चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, ये कथन एकदम सही है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य होते हैं, ये गलत है, ये कथन रॉन्ग है। अपना आंसर दूसरा होगा, ये कथन गलत है। तीसरे की बात करें कि सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये भी सही है। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, ये कथन भी सही है। तो दूसरा कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हो गया था? वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हो गया था? तो ये थे कृष्णकांत का निधन अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये ध्यान रखना, भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? निम्न में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये जानना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहने वाले राष्ट्रपति हैं तथा इन्हें लगातार 2 बार, पहली बार 1952 से 57 तक थे और दूसरी बार 1957 से 62 तक थे, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो ये नियुक्ति वर्ष क्या था, नियुक्ति का वर्ष कौन सा था, ये हमें बताना है। तो ये ध्यान 1953 था। राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये ध्यान है इसमें काका कालेलकर, काका साहेब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और कौन कौन से सही है यह हमें बताना है। पहला कथन है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह कथन एकदम सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी कथन एकदम सही है। पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। तीसरा चौथा देख लेते हैं, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये कथन रॉन्ग है। किसी भी सदस्य मतलब किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये कथन भी इसमें गलत है। यानी पहला और दूसरा ऑप्शन अपना पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा इसके अंदर गलत है। तो महान्यायवादी के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी या इसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, यह राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। 76(3) में कहा गया है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने और उसे संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा? तो ये अनुच्छेद 74 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 इसके अंदर इसका उल्लेख है। तो 74 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना रक्षाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो ये राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर होते हैं भारतीय सेनाओं के। संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अंदर कहा गया है कि भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है यह हमें बताना है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो ये है चौथा ऑप्शन अपना सही होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां दी गई हैं। 55(1) में कहा गया है, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों में एकरूपता होगी। 55 के 2 के अंदर संघ और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच समता के बारे में उल्लेख है। 53 के 3 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और उसे ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त गुड का होता है।
राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करते समय 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है। जमानत राशि 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। किसके द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? तो ये ध्यान रखना, किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही हैं, ये हमें बताने। कौन कौन से कथन सही है, ये हमें बताने। पहला कथन है, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। ये कथन एकदम सही है। दूसरे कथन की बात करें, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता है या कराता है। ये कथन भी एकदम सही है। जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है, वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। ये कथन भी एकदम सही है। तो तीनों कथन एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो इसमें देखो क्या होगा, तो अपने पद ग्रहण के दिन से, ये तीसरा ऑप्शन होगा। अपने पद ग्रहण के, जब वो पद ग्रहण करता है वहाँ से 5 वर्ष उसके काउंट किए जाते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। 56(1) में कहा गया है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु वह स्वेच्छा से पद त्याग कर सकता है। उसे महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अनुच्छेद 56 के सेकंड में राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है, जो कि अविलंब लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। किसको दी जाएगी, ये हमें बताना है। तो लोकसभा स्पीकर को तुरंत दी जाएगी। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हमें बताना है। इससे पहले कि इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 ईयर होती है। तो अनुच्छेद 58 के अंदर कहा गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनका उल्लेख अनुच्छेद 58 के अंदर किया गया है। सबसे पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह संघ सरकार या राज्य सरकारों द्वारा या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र एवं राज्य के मंत्री आदि लाभ के पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, मतलब उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में देखना है। फर्स्ट लिखा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कथन एकदम सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, ये कथन भी इसके अंदर सही है। और लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, ये भी कथन सही है। तो अपने चारों कथन सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति, तो ध्यान, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो ध्यान, भारत के जो राष्ट्रपति है ना, ये कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं।
कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है, कहाँ से की जा सकती है? तो ये ध्यान रखना, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है? तो मतलब कब लाया जा सकता है? महाभियोग का संकल्प कब लाया जा सकता है? जब उनके द्वारा संविधान का उल्लंघन हो। जब राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तब उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? अर्धन्यायिक। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो भाग इसके अंदर नहीं लेती है। भारत के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला कहाँ भेजा जाता है? तो यह भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। अनुच्छेद 71 में कहा गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सब विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा, अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 72 के अंदर ये बात कही गई है। अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा या प्रविलंब यानी कि मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना, विराम, विशेष कारणों से विराम दिया जा सकता है, दंड को कम किया जा सकता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, लघुकरण का मतलब होता है बड़े दंड को कम करना, परिहार का मतलब होता है दंड को कम करना या उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड करने की मतलब शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को वृहद रूप से शासित करते हैं? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 78। कौन कौन सा अनुच्छेद है इसके बारे में यह बताना है। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को वृहद रूप से शासित करते हैं? तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? तो एक तो ध्यान रखना, एक अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन कूट मिलाना अपने को, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। यानी इसमें 74, 75 और 78 ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध बताते हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख किया गया है। 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था,
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 72 के सेकंड में कहा गया है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है और यदि दी तो क्या दी, इसकी जांच नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। किसके द्वारा जांच की जा सकती है? तो ये ध्यान, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 75 के सेकंड में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ध्यान, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 में कहा गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। 80 के 1 और 3 में कहा गया है, राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? तो 4 कथन दिए गए, अपने को बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन लिखा हुआ है, वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। तो विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता। तो पहला कथन इसके अंदर गलत है। बाकी के 3 कथन देख लेते हैं। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है, ये कथन सही है। वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, ये कथन भी सही है। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये कथन भी इसके अंदर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, इसके बारे में बताना है। तो ये ध्यान रखना है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक साथ संविद सदन के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 87 में कहा गया है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और वर्ष का प्रथम अधिवेशन सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, परंतु संसद को उसके आह्वान का कारण जरूर बताएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 85 के सेकंड में भी कहा गया है, राष्ट्रपति समय समय पर किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, ये इसके अंदर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये ध्यान रखना, इसमें होगा संसद के सदनों को संदेश भेजना। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 में क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 123 के अंदर
अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को किस शक्ति का वर्णन किया गया है? 123 के अंदर किस शक्ति का बात कही गई है? तो 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार संसद के विराम काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के अधिवेशन में आने के 6 सप्ताह तक यह अध्यादेश जारी रह सकते हैं। संसद एवं अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उसे अस्वीकार भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। इसके अलावा राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश एवं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति अनेक आयोगों जैसे वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आदि का गठन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है? किसकी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है? तो ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है बल्कि राज्यपाल करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो यह ध्यान, एक तो है वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्निर्वाचन हेतु कितनी बार कह सकते हैं? तो कितनी बार कह सकते हैं? तो केवल एक बार कह सकते हैं। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, परंतु प्रथम बार उस सलाह को पुनः विचार विमर्श के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक या धन विधेयक अतिरिक्त को पुनः विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा कितनी है, यह हमें बताना है। तो इसमें ध्यान रखना, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अंदर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी है, यह हमें बताना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी है ये बताना है। तो ध्यान, पहली है कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियाँ हैं, ये तो शक्तियाँ हैं। इसके पास न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियाँ भी हैं। राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियाँ, ये शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये चार ऑप्शन में से ध्यान, ये ऑप्शन डाउटफुल है, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे जो कि लगातार बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार बने, एक तो 1952 से 57 तक और दूसरी बार 1957 से 62 तक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित
मतलब निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि कौन सी है? तो ये जानना पुराना क्वेश्चन हो गया है। तो इसके अंदर 25 जुलाई 2012 निश्चित की गई है। सॉरी, 25 जुलाई नहीं है, 19 जुलाई 2012 निर्वाचन की तिथि पूछी गई है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव 19 जुलाई 2012 में संपन्न हुए थे। इस चुनाव में प्रणब मुखर्जी ने पीए संगमा को हराकर भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पद की शपथ 25 जुलाई 2012 को ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा जा चुका है। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं, मतलब ऐसे कौन से राष्ट्रपति जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया? तो ये हैं डॉक्टर राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए तथा 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो ये ध्यान डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो ये ध्यान नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये कौन है जो भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी होगा। नीलम संजीव रेड्डी। भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेते हैं? परेड की सलामी कौन लेते हैं? तो ये राष्ट्रपति ही लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? चरितार्थ नहीं करता है। तो ये ध्यान, भारत का जो मतलब शासकीय प्रणाली वो अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्र नहीं है, अध्यक्षात्मक नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। भारत के राष्ट्रपति और चुनावी विवरण के बारे में अपने को मिलान करना है। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे। राजेंद्र प्रसाद है, ये 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे। और जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद धारण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पद धारण करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार वीवी गिरी के बारे में अगर बात करें तो वीवी गिरी जहाँ ये द्वितीय वरीयता की मतगणना में राष्ट्रपति बने थे। और नीलम संजीव रेड्डी जहाँ ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। तो अपना जहाँ पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये बताना है कौन सा अनुच्छेद है। तो इसमें ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 200, अनुच्छेद नंबर 200 के अंदर ये शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, कितने प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो ये ध्यान रखना 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी यानी वाइमर से लिए गए हैं। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 352 से 360 तक इनका उल्लेख किया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया है।
भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तीन आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है, यह हमें बताना है। तो युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में आपातकाल लग सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति में आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपात स्थिति अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सैन्य विद्रोह 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह की स्थिति में इसका प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा 1 माह के भीतर संसद द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। इसे आगे जारी रखने के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा प्रत्येक 6 माह पर इसकी पुष्टि होनी आवश्यक है। यदि आपात स्थिति सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गई है तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता है। भारत में आपात उद्घोषणा चीन आक्रमण 1962 से 68 में लगा था। उसके अलावा भारत पाक युद्ध, जो कि 1971 से 75 तक आपातकाल लगा था, तथा आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक अब तक 3 बार लागू की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं वस्तुनिष्ठ एक यथार्थ है। यह कथन एकदम सही है। उसके बाद यह है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। यह कथन इसके अंदर गलत दिया गया है। तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन देख लेते हैं, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। यह कथन भी इसके अंदर सही है। तो ध्यान, पहला, दूसरा और चौथा कथन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही। तो राज्यों में आपात स्थिति जो कि अनुच्छेद 356 में दी गई है, इसके अंतर्गत की गई राष्ट्रपति घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। दोनों सदनों के विशेष बहुमत के प्रस्ताव से इसे एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की आपात स्थिति की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति शासन राज्य में 1 वर्ष की अवधि के बाद इससे अधिक समय तक संसद द्वारा लागू किया जाए तो चुनाव आयोग से यह प्रमाणित कराना जरूरी है कि इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है। इसके अधीन सबसे पहले राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 पेप्सू राज्य पंजाब राज्य में 20 जून 1951 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सर्वाधिक बार 50 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 360 है, जिसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। वित्तीय आपात स्थिति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या इसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है, तो यह घोषणा की जा सकती है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में इसकी धमकी दी गई थी। इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।